हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम नए टॉपिक के पे डिस्कस करने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स, जो टॉपिक का नाम है यानी सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आता है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, साथ ही साथ में इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आज जो वेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, इस वेक्टर्स में केवल वेक्टर के बारे में हम सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे, ट्रिक्स समझेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस हिसाब से डायग्राम बनाए जाते हैं, किस हिसाब से एंगल बनाया जाता है, किस हिसाब से इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। जब हम ये सब पढ़ लेंगे उसके बाद PYQs करेंगे। इसीलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको वेक्टर्स में मिलेगा 0 से हीरो वाला लेवल, उसमें आपको मिलने वाला है PYQ, टोटल PYQ 11 साल के PYQ आपको यहां पे मिलेंगे, ऑलमोस्ट 11 साल के, ठीक है, यानी लगभग 2008 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है वो सब हम यहां पर आपको करवाएंगे विथ सुपर कॉन्सेप्ट। यानी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, नहीं, एकदम बेसिक लेवल से, 0 वाले लेवल से हीरो वाले लेवल तक। साथ में मिलेगी आपको ट्रिक्स कि किस तरीके से आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट भूल भी जाए या फिर थोड़ा टाइम कम हो तो ट्रिक्स यूज करके आप अपने सवाल को फटाफट कर सकते हैं, अपनी अप्रोच को आसान बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू के 1 या 2 वीडियो, मेरे हिसाब से 2 वीडियो लगेंगे। 2 वीडियो में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट मिलेगा। भाई देखो, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, 2 वीडियो आपके जो होने वाले हैं उनमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहां पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, क्योंकि नॉर्मली लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उसके बाद में हम 2 क्लास या 1 क्लास जितने में कवरअप होता है वहां पर हम PYQs करेंगे। इनको करते समय हम केवल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला के साथ में यूज करेंगे वापस कॉन्सेप्ट, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया तो आसानी से हमारी पकड़ बन जाएगी उस कॉन्सेप्ट पर। साथ ही साथ PYQs को हम ट्रिक्स से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मैं बता सकूं कि ट्रिक्स किस तरह से काम करती है। आई मेरी बात समझ में? चलिए दोस्तों, ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर्स होता क्या है। देखो, मैं अगले पेज पे आ जाता हूं, इसको आगे खिसकाता हूं, अगले पेज पे आके बात करते हैं। देखो, वेक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, जनरली क्या होता है, 10th तक क्लास तक हमको नॉर्मली भौतिक राशियां, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो सिंपली सीधी सीधी पढ़ा दी जाती है कि भाई जैसे बल है, अभी जनरली मैंने कहा आपको बल, तो बल के बारे में पढ़ा दिया गया कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर ma होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, यह हमें पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अभी जब हम कंपटीशन में आए, अभी जिस जैसे सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो चीजें है ना, ये बेसिक के नाम पे पढ़ा दी जाएगी। कुछ लोग इसे बेसिक बोलेंगे, कुछ लोग इसे बेसिक मैथ्स में डाल देंगे, ठीक है, लेकिन जब हम 10th से 11th में मूव करते हैं तब इसी फोर्स वाले फॉर्मूले को थोड़ा डीपली पढ़ाया जाता है। इसमें फॉर्मूला तो पढ़ाया गया है, फॉर्मूला तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार, ठीक है। देखो, फॉर्मूला तो पढ़ाया जा रहा है, मात्रक भी पढ़ाया जा रहा है, बट साथ में कुछ चीजें आ जाती है डायरेक्शन की। किसी में डायरेक्शन होता है, किसी में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से इनको किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से इनसे रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ये सब बातें इसमें आती हैं। जिनका डायरेक्शन नहीं होता है उनको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है। आई मेरी बात सुने, तो जिनका डायरेक्शन होता है उनको हम वेक्टर में डाल देते हैं, यानी वेक्टर नाम का ग्रुप बनाकर उसमें डाल देते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड यानी जिनका परिमाण हो। अब कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, परिमाण का मतलब यानी वैल्यू, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो मान, ठीक है। इसके साथ इनका डायरेक्शन भी हो, ये किस डायरेक्शन पे काम करती है,
ठीक है। इन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिनका डायरेक्शन नहीं होता है, नॉट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनका डायरेक्शन नहीं होता है उनको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, उनको स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशि कहते हैं। इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यानी वैल्यू होती है, मान होता है, केवल इनका मान होता है। आई मेरी बात सुने? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमें तो सदिश पढ़ना है तो मेनली सदिश की बात करते हैं। अदिश जो भी हमने आज तक 10 तक पढ़ा ना बिना डायरेक्शन का, 2 + 2 4 होता है, ठीक है, 3 + 3 जो होता है वो 6 होता है, ये सब अदिश में जाएगा। बट कभी आपको ये बोल दिया जाए कि भाई ये एक डब्बा है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स कितना लगेगा, ये किधर चलेगा, इसका एसिलेशन यानी त्वरण कितना होगा, तो वो सब पढ़ने के लिए आपको वेक्टर जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो है ना, वेक्टर में जो मेनली जो बातें हैं ना, जो काम की बातें हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, फालतू कोई और चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखो यदि मैं आपको ऐसे कहूं सिंपली कि पहली चीज वेक्टर आपको पता लग गई क्या होती है, इनकी वैल्यू भी होती है, साथ में इनका डायरेक्शन भी होता है। जो स्केलर होती है उनकी केवल वैल्यू होती है, मान होता है, बट उनका डायरेक्शन नहीं होता है। अब जो सबसे मेन चीज है, सबसे पहले जो बोली जाती है वो बताई जाती है सबसे पहले स्थिति सदिश के बारे में। स्थिति सदिश, ठीक है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये बताने की वजह क्या है, इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, मेन चीज ये है। दूसरी बात, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो परिमाण है वो कैसे निकाला जाता है। जनरली हम परिमाण जो शब्द है इसी को यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 10 मीटर चलना है, तो वो जो 10 मीटर मेरे पास आया ना भाई, वो परिमाण है सीधा सीधा। अब आप जब चलते हैं तो आपके एक्स के निर्देशांक भी बदलते हैं, वाई के निर्देशांक भी बदलते हैं, एंड जेड के भी बदल सकते हैं। इन तीनों निर्देशांकों का बदलाव होता है। यदि इन निर्देशांकों के रूप में मैं लिखूं कि मैं एक्स में चला 2 मीटर, वाई में चला 3 मीटर और जेड में चला 4 मीटर, अब 2 मीटर वाला पॉइंट देखो ध्यान से समझना। ऐसे जैसे मैं जेड को छोड़ के बेसिक में की तरह लेता हूँ, जेड को नहीं लेता हूँ एक बार, तो मैंने एक्स और वाई को ले लिया। मैंने कहा भाई मैं ग्राफ में एक्स में चला 2 मीटर, यहां चल के आ गया देखो एक्स में, वाई में चला 3 मीटर, वाई में मैं ऊपर की साइड चला 3 मीटर। जहां पे 3 मीटर वाला पॉइंट और ये 2 मीटर वाला पॉइंट मिलेगा, मैं उस बिंदु पे पहुंच गया। ये मेरा ओरिजिनल मूल बिंदु है, तो एक्चुअली मैं ऐसे चलाऊं। अब बोलने की आम भाषा में तो मैं समझ गया कि मैं कहीं 10 मीटर चला होगा, 5 मीटर चला होगा, जैसे भी चला होगा, कोई डिस्टेंस चला होगा एक्स। लेकिन मैं सॉरी एक्स तो एक्स के बाद आ गया ना, मान लो कोई डिस्टेंस कुछ भी चला होगा यार, ठीक है, लेकिन मैं दोनों साइड चलाऊं, एक्स में भी चलाऊं और वाई में भी चलाऊं, जबकि मेरा जो रास्ता है वो ये है वाला है, ये वाला रास्ता जो है ये वाला है, देखो ये वाला मेरा रास्ता है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बोलते हैं आम भाषा में वो चीज अलग होती है, जबकि उसको लिखते हैं तो कुछ अलग लिखते हैं। आम भाषा में जो बोलते हैं वो हम परिमाण बोलते हैं, पर जब लिखते समय हम लिखेंगे तो हम विद डायरेक्शन लिखेंगे, और विद डायरेक्शन लिखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाए। आगे मेरी बात सुने तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसी बारे में। तो पहला जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है मेरा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, जो भाई ये लिखना सीख गया ना भाई स्थिति सदिश, यहां से उसे ये पता लग जाएगा कि वेक्टर कैसे लिखते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे। स्थिति सदिश को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब देखो ध्यान से देखना भाई, मान लो कोई बंदा ए पॉइंट पर है, अब मैंने कहा ए पॉइंट पर है, अब ए पॉइंट को मैंने लिख तो दिया, लेकिन ए पॉइंट को लिखते समय हमें एक किसी मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। देखो भाई मैं है ना जयपुर से बाहर रहता हूँ 30 किलोमीटर, तो जब भी मैं बोलता हूँ ना जयपुर मेरे से 30 किलोमीटर है, तो जो मैं नापना स्टार्ट करता हूँ वो उस पॉइंट से करता हूँ जहां मैं खड़ा हूँ। कभी मैं बोलता हूँ कि जयपुर 15 किलोमीटर है, तो जयपुर अपनी जगह से खिसक नहीं रहा है, जिस बिंदु पे मैं खड़ा हूँ वहां से जयपुर तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, यानी मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है, मेरा जो मूल बिंदु है वो चेंज हो गया है, ठीक है। मान लो, ठीक है, ये जयपुर है और मैं यहां हूं, मेरे इलाके का नाम है एक्स,
यहां से जयपुर 30 किलोमीटर है। थोड़े दिनों बाद मैं किधर गया और एक जगह जाकर मैंने वापस बोला कि जयपुर मेरे से 15 किलोमीटर है, तो इसका मतलब मैं जयपुर के पास गया हूँगा और मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया होगा। ये मेरा पॉइंट है भाई। तो यहां से जयपुर कितना किलोमीटर हो गया? 15 किलोमीटर। जयपुर अपनी जगह है, मैं किसका हूं भाई? मैं किसका हूं? इसका मतलब जिस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूं वो पॉइंट जो होता है ना, वो आपका ओरिजिन बोल सकते हैं कई लोग, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और हिंदी में बोले तो मूल बिंदु बोल सकते हैं। सारी कहानी यहीं से देखनी है आपको, सारी कहानी यहीं से देख रही है। अच्छा, आज वेक्टर्स में नहीं, आप जब मोशन करेंगे, गति पढ़ेंगे, मोशन में रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति पढ़ेंगे, आप द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने की कोशिश करेंगे, आप चलती बस में बैठे आदमी को फील होने वाली स्पीड चेक करेंगे, प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, लिफ्ट के अंदर आदमी को कितना फोर्स लग रहा है वो पढ़ेंगे, आदमी की स्पीड कितनी हो पढ़ेंगे। उन सब में ये मूल बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल बिंदु बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मेरी बात समझे? ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। तो देखो, मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने कहा कि आप किसी एक पॉइंट पर है। अब मैंने ए पॉइंट के बारे में बात करी, तो ए पॉइंट जो है ना, उसके कोई ना कोई पोजीशन तो है ना कहीं से तो नापना पड़ेगा ना। जैसे अभी जयपुर को मैंने अपनी एक्स वाली पोजीशन से नापा, तो जहां से मैं ए बिंदु के बारे में लिखता हूं या ए बिंदु के बारे में मैं पढ़ता हूं या ए बिंदु को मैं नापता हूं, ए बिंदु की दूरी देखता हूं, कुछ भी, वो वाला जो पॉइंट है ना, वो मैंने यहां पे मान लिया ग्राफ में ओ। ये मेरा ओरिजिन है भाई, मूल बिंदु है, ठीक है। अब इधर जो है मेरा एक्स एक्सिस है, इधर जो है मेरा वाई एक्सिस है, और कहीं कहीं मैं इस साइड में ले लूंगा तो मुझे कौन सा एक्सिस मिलेगा? जेड एक्सिस मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ए बिंदु के निर्देशांक मैंने लिख दिए एक्स, वाई, जेड, 3 निर्देशांक हो गए। यानी ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में एक्स दूरी चलने पर आ रहा है, वाई एक्स में वाई दूरी चलने पर आ रहा है, और जेड एक्स में जेड दूरी चलने पर आ रहा है। जहां एक्स वाई जेड इन तीनों पॉइंट की लाइन मैच करती हूं, वहां पर ए रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो स्थिति सदिश कैसे देखते हैं। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु से निकाला जाती है। कहां से निकाली जाती है भाई? मूल बिंदु से। कहां से निकाली जाती है? मूल बिंदु से। तो देखो, मैं कहूंगा कि भाई ये जो है ना, मूल बिंदु से इस साइड है, इस साइड बिंदु ए जो है वो मूल बिंदु से इधर है, तो मैंने तीर से दिखा दिया ये मूल बिंदु से इधर है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने बता दिया कि ये मूल बिंदु से इधर है। अब ध्यान से देखना, जब ये मूल बिंदु से यहां पर है, तो मूल बिंदु से इसकी स्थिति इस साइड है, ठीक है। जब मैंने ब्लैक लाइन खींच रखी है, इस लाइन से हम इसकी स्थिति बता सकते हैं, तो इसी लाइन को हम बोलेंगे स्थिति सदिश। क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश। इसे हमने आर से लिख दिया। पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसके ऊपर, चूंकि वेक्टर बोल रहा हूं मैं, सदिश बोल रहा हूं, इसके ऊपर हम तीर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो स्थिति सदिश आर वेक्टर लिखने का तरीका ऐसा है। आर वेक्टर बता रहा है बिंदु ए का स्थिति सदिश है, ये बिंदु ए की स्थिति को बता रहा है। किसके रेफरेंस में? मूल बिंदु पे खड़े होकर हम देख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ओ पे हम खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो आपका आर है उसको कैसे लिखा जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, स्थिति सदिश में स्थिति बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है आपको एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की स्थिति बतानी है, बस वो लिखना है आपको। तो एक्स एक्सिस में मैं किधर गया? एक्स पॉइंट तक चला गया, मैं एक्स दूरी तक चला गया, तो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स, यानी निर्देशांकों को लिखना है भाई, एक्स लिख दिया। अब यहां पर हमने एक्स तो लिख दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं एक्स दिशा में जा रहा हूं। यहां पे मैंने वाई लिख दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं वाई दिशा में जा रहा हूं। यहां पे मैंने जेड लिख दिया, तो मुझे समझ में आ रहा है मैं जेड दिशा में जा रहा हूं। लेकिन यदि मैं यहां पे 2 लिख देता, तो कैसे पता लगता कि एक्स में है कि वाई में या जेड में? या तो मैं इसको ऐसे लिखता 2 और 2, तो आप समझ जाते कि आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है। ऐसे होता है ना, आगे वाला एक्स होता है और पीछे वाला वाई होता है, ठीक है। ये समझने का खेल है। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करूं? रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे साथ में डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं निर्देशांक एक्स के, और साथ में मैं यहां पे लिख देता हूं आई कैप। ये आई कैप बताता है एक्स एक्सिस को। किसको बताता है? एक्स एक्सिस को, ठीक है। फिर आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, निर्देशांक वाई जो है प्लस का है, माइनस का होता तो माइनस लगाता। यहां पे लिख दूंगा मैं वाई जे कैप, और यहां पे लिख दूंगा मैं जेड के कैप। ये मेरा स्थिति सदिश लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। आगे मेरी बात समझे? अब देखो, ये तो आपने समझ लिया कि मैंने वेक्टर्स के रूप में ऐसे लिख दिया। लेकिन भाई जब भी हम यहां खड़े होंगे, मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा है, वो तो ये कहेगा ना भाई कि भाई इस साइड है, ठीक है, इधर जाना है आपको। मैं दिखाता हूं ऐसे, पेन चेंज कर लेता हूं, पता लग जाए। ऐसे इस साइड है भाई ए पॉइंट, तो आप पूछेंगे भाई कितनी दूर है? 10 मीटर है, 50 मीटर है, 30 मीटर है?
तो मुझे एक संख्यात्मक मान चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यानी मान चाहिए, मान यानी परिमाण चाहिए, परिमाण यानी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण निकालने के लिए आप यहाँ पर आर मोड लगा दीजिए। अच्छा, आर मोड के अंदर तीर भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब होता है वेक्टर का मोड लगा दिया है अपन ने, इसको बोलते हैं मोड। ठीक है, वेक्टर का मोड निकाल दिया, यानी हम निकाल रहे हैं परिमाण। क्या निकाल रहे हैं? परिमाण। कई बार लोग मोड नहीं लगाते, सीधा ऐसे वेक्टर नहीं लगाते, सीधा आर मोड लिख देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो भी चलेगा। देखो मोड वाला सीन है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? परिमाण कैसे निकालें? सदिश मान से। हमें कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है। ये जो भी निर्देशांक आपको दिख रहे हैं ना भाई, एक्स, वाई और जेड, इन निर्देशांकों का स्क्वायर कर दो और इनको जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका परिमाण आ गया है। मेरी बात समझ में आपको क्लियर है? ठीक है, स्थिति सदिश आपको लिखनी आ गई, परिमाण आपको लिखने आ गया। अब थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे, छोटी मोटी बात। सर ये जो आपने एक्स वाई जेड लिखा है, ये क्या है यहाँ पर? ये जो एक्स वाई है, ये जेड लिखा है, ये क्या है? एक्स वाई जेड निर्देशांक है, बट इनके साथ जो ये आई केप, जे केप और के केप लगा है, ये क्या है सर? इसके बारे में बात करते हैं। ये जरूरी क्यों है यहाँ पे लिखना? देखो एक्स वाई जेड तो निर्देशांक जो स्थिति बताती है, लेकिन यदि मैं ऐसे बोलूँ कि ये आपका एक ग्राफ है, इसमें पॉइंट 2 है, एक्स में, वाई में 2 है, तो मैं वहां पे ऐसे कैसे लिखूंगा? 2+2। मुझे बताना पड़ेगा 2 आई केप 2 जे केप, यानी एक्स में मुझे 2 जाना है, वाई में मुझे 2 जाना है, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी आपने पैमाना लिया है। ठीक है, वहां जहां पर वाई में 2 तक जाना है, एक्स में 2 तक जाना है, जहां ये पॉइंट दोनों मैच करेंगे वहां मेरा पॉइंट आएगा। उस पॉइंट की मुझे स्थिति देखनी है, वो मेरा पॉइंट ए है एक तरीके से। अब मेरी बात समझ में है आपको? ठीक है, तो ये दिशा बताने में काम आते हैं। चूंकि ये दिशा बताने में काम आते हैं, इनका मान जो होता है वो यहां पर मायने नहीं रखता, ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए आए, इसलिए इनको बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। किनको बोलते हैं एकांक सदिश? टोपी वाले को। लिख देता हूं मैं, टोपी वाला। ठीक है, केप वाला, ये एकांक सदिश कहलाता है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। एकांक सदिश कौन कौन से होते हैं मैं लिख के देता हूं और इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूं। देखो जो एकांक सदिश होते हैं ना भाई, इनके बारे में आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इनका जो परिमाण है, परिमाण यानी, फिर मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, वैल्यू या मैग्नीट्यूड, वो एक होता है भाई। कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। इसीलिए मान लो मैंने निर्देशांक 2 लिया और एक्स एक्सिस में मैंने बताने के लिए आई कैप यूज किया, तो कभी यदि वैल्यू की जरूरत पड़ी तो 2 तो 2 ही लिखूंगा एक्स की वैल्यू, बट आई की वैल्यू में क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, और ये 2 की 2 ही रह जाएगी। यदि मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो 2 2 तो 4 हो जाते, फिर तो मेरी तो पोजीशन ही बदल जाती। इसलिए आई की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? आई केप की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? 1 रहती है। एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 रहता है। ठीक है, अच्छा फिर ये काम क्या करते हैं? ठीक है, ये काम करते हैं डायरेक्शन का। किसका काम करते हैं? डायरेक्शन का। तो मैं लिख देता हूं, यह एक विशिष्ट दिशा को निरूपित, थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, मार्क बता छोटा कर दो, निरूपित करते हैं। अब विशिष्ट दिशा को कैसे? मतलब ये वो दिशा बताते हैं जहां सदिश है, या जो सदिश का डायरेक्शन है, यानी हमें किस साइड की बात कर रहे हो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब आई कैप के बारे में बात करूं, मैं यहाँ पे आई कैप लिख देता हूं। ठीक है, आई कैप के बारे में बात करूं, आई कैप के बारे में, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को बताता है। किसको बताता है? एक्स एक्सिस को। जे कैप के बारे में बात करूं तो ये हमेशा वाई एक्सिस को बताता है। और यदि मैं के कैप के बारे में बात करूं तो ये हमेशा जेड एक्सिस को बताता है। आई कैप एक्स एक्सिस को, वाई कैप जे एक्सिस, वाई जे कैप है जो वाई एक्सिस को, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस को बताता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, कभी कभी जब आई केप, जे केप, के केप ना लिखा हो तो कई बार इसे एन केप भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एन केप। इसका फॉर्मूला ये होता है, किसी भी वेक्टर का आपको एकांक सदिश निकालना है। ठीक है, किसी भी वेक्टर का आपको एकांक सदिश निकालना है। जैसे भी अपन ने आर वेक्टर लिया था, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको दोबारा, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ आपको थोड़ा, ये लो। अभी देखो अपने वेक्टर माना था, हमने वेक्टर माना था आर वेक्टर। क्या माना था? आर वेक्टर। तो जो आर वेक्टर की वैल्यू ली थी हमने, वो लिखी थी हमने एक्स आई केप, वाई जे केप एंड जेड के केप।
मुझे इसी का एकांक सदिश निकालना है। तो जब भी एकांक सदिश आप निकालते हैं वो आप ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर बाय आर मोड, इस फॉर्मूले में लिखते हैं, आर वेक्टर बाय आर मोड। ठीक है, देखो यानी किसी भी वेक्टर को लिखना है, यानी आर वेक्टर को आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आर मोड एन कैप, आर मोड एन कैप। देखो ऐसे ही लिख रहे हैं हम लिखने को, मोड का मतलब मान, जैसे मैं एक्स का मान लिख रहा था तो मैंने लिखा एक्स, एन कैप, एन कैप यहां पे क्या बताता है, डायरेक्शन। देखो मैं थोड़ा सा इसको वापस सही करता हूं, एक मिनट, मार्कर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कलर, ये लो। अब देखो किसी भी वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं अपन, मोड यानी उसका मान और एन कैप यानी उसकी दिशा, दोनों को साथ लिख दो। अभी ऐसे ही तो लिख रहे थे, देखो कैसे, मैंने कहा कि भाई आप आर के बारे में लिखिए, तो आपने कैसे लिखा, पहले एक्स दिशा को पकड़ा, एक्स दिशा में जो भी उसका मान था, जो भी 2 3 4 वो लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर एक्स। ये देखो ये मोड वाली वैल्यू आ गई, जो कि जैसे यहाँ पे आर वेक्टर लगा दी मैंने। फिर इस एक्स के साथ आपने एक डायरेक्शन लिखा, जो कि मैंने लिखा था आई कैप, लिखा था कि नहीं लिखा। तो देखो ऐसे ही किसी वेक्टर को लिखा जाता है। आपने लिखा एक्स आई कैप, यानी यहां पर लिखा एक्स का मान और इधर लगा दी एक्स की दिशा, यही तो मैं कर रहा हूं। आर वेक्टर लिखने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे लिखा मैंने आर का मान और यहां पे लिख दी आर की दिशा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, चलिए ठीक है। चलो आपको समझ में आया कि आर वेक्टर बराबर लिखा जाता है आर मोड एन कैप। ठीक है, अब देखो मैं निकालना बताता हूं आपको। तो आप कैसे निकालेंगे, मुझे एन कैप निकालना है तो एन कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बाय आर मोड, जो कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखो तो आप आर वेक्टर की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और बटे में मोड यानी वैल्यू लिखनी है। परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकालते हैं, पहले अंडर रूट लगाइए, फिर निर्देशांकों का स्क्वायर कीजिए, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यह आपका एन कैप निकल गया। आपको मेरी बात समझ में आई? चलो एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए। एग्जाम्पल, ठीक है, यहां से देखो डायरेक्शन निकलता है, एक्चुअली क्या निकलता है, डायरेक्शन, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। मैं पहला सवाल करवाता हूं आपको, हमें दिया है ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 4 के कैप। एकांक सदिश ज्ञात करो, एकांक सदिश ज्ञात करो। हमने लिखना सीखा, अभी एकांक सदिश के बारे में पढ़ते हैं। एकांक सदिश ज्ञात करो, तो देखो एकांक सदिश ज्ञात करने का तरीका, हमें जो दिया हुआ है बस उसी में थोड़ा सा हमें सेट करना है अपने आपको वैल्यूज को। ठीक है, कैसे, मुझे पूछा नहीं आई कैप जे कैप के कैप, मुझे नहीं पता, इसने बोला ही नहीं, सीधा एकांक सदिश लिख रखा। देखो तो मैंने लिख दिया एन कैप, क्या लिख दिया, एन कैप। अब ध्यान से देखना, एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, यदि जो भी वेक्टर आपको दे रखा है उस वेक्टर को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे आप मोड लगा दीजिए, हो गया बस। अब वेक्टर की वैल्यू यहां पे लिखिए, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, बस। मोड की वैल्यू निकालिए, मोड कैसे निकालते हैं, रूट लगाइए, इन्हीं निर्देशांकों को आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो पहला निर्देशांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो एन के बराबर 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 4 के कैप बटे में रूट। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, तो एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप अंडर रूट 16 9 25, 25 में 4 जोड़ते 29, तो ये हो गया रूट 29। ये आपका एन कैप हो गया। आपको एकांक सदिश निकालना आया कि नहीं आया, बड़ा आसान सा सवाल है, इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े काम की भी है भाई। ठीक है, एक सवाल देखो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के सवाल इसमें एक्स्ट्रा बनते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक सवाल इसने दे दिया एकांक सदिश से रिलेटेड। ठीक है, देखो सवाल इसने दिया, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 4 के कैप। एक बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 आई कैप 4 जे कैप एंड 5 के कैप। आपको बोला है कोई सी वेक्टर ज्ञात करो जिसका
मान ए वेक्टर के बराबर तथा दिशा बी वेक्टर के अनुदिश हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सवाल सही है, आसान है, बस कॉन्सेप्ट का खेल है। पकड़ में आया तो कर लेगा, नहीं पकड़ में आया तो नहीं कर पाएगा। देखो जिन बातों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पहले तो आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है सी वेक्टर। क्या निकालना है? सी वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सी वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए आप सबसे पहले उसका मान लिखते हैं और बाद में उसकी दिशा लिख देते हैं। बाद में क्या लिख देते हैं? उसकी दिशा। यही तरीका था ना, बस यही लगाना है। सी वेक्टर को लिखने के लिए आप सी वेक्टर का मान लिखेंगे और सी वेक्टर की दिशा लिख देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये मैं आर वेक्टर वाला मिटा देता हूँ सिस्टम। अब देखो मुझे अगले ने कहा क्या है, इसलिए उसी चीज पे ध्यान देना है मुझे जो अगले ने कहा है। अगले ने कहा है इसका मान ए वेक्टर के बराबर है, यानी ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू सेम आ रही। अब हमको सी की वैल्यू तो पता ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे ए की वैल्यू पता है, तो मैं सी वेक्टर सी मोड की जगह ए मोड लिख देता हूं, क्योंकि वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहां पे आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो बी वेक्टर का है भाई। डायरेक्शन किसके साथ है? बी वेक्टर के साथ है। यानी मुझे एन कैप जो लगाना है, एन कैप डायरेक्शन को बताता है ना, क्योंकि ये बी के डायरेक्शन को बता रहा है, तो मैं एन कैप की जगह लिख दूंगा बी कैप, यानी मुझे बी के डायरेक्शन में जाना है। जैसे आई कैप एक्स को बताता है, वाई कैप जे को वाई कैप सॉरी जे कैप वाई एक्सिस को बताता है, आई कैप एक्स को बताता है, जो आपका जे कैप है वो वाई को बताता है, और जो के कैप है वो आपका जेड को बताता है। ये फिक्स है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लेना है, तो मैंने लिख दिया बी कैप, तो इसका मतलब है मुझे बी के डायरेक्शन में जाना है, जिधर बी उधर जाना है। समझ में आया? और अगला कह भी तो ये रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला देखो क्या कह रहा है, दिशा बी वेक्टर के अनुदिश हो, तो बी वेक्टर के साथ इसका डायरेक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी वेक्टर, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए मोड। अब देखो बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, अभी लिखा था आपने, सॉरी बी कैप को कैसे लिखा जाता है, एकांक सदिश को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा बी वेक्टर बटा बी मोड। अभी लिखा अपन ने, अभी लिखा था ना। कोई भी वेक्टर के बारे में कैसे लिखा जाता है, कोई भी वेक्टर का जो एकांक सदिश है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, उसे कैसे लिखा जाता है? वेक्टर डिवाइड बाय मोड, ऐसे लिखा जाता है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये बी के बारे में बात कर रहा था। अब देखो सी वेक्टर बराबर ए का मोड निकालो, ए ये रहा भाई। मोड निकालने का सीधा तरीका है, अंडर रूट लगाओ और सभी निर्देशांकों का स्क्वायर लिख दो। एक के निर्देशांक है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर है 4 तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी वेक्टर लिखो। बी वेक्टर आपका है 3 आई केप, 4 जे केप एंड 5 के केप बटा मोड लगाओ। बी का मोड भी ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट इसके निर्देशांकों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन तीनों को लिखकर जोड़ देंगे और साथ में अंडर रूट निकालेंगे। सी वेक्टर बराबर देखो 4 16, 3 9 और 2 4, 9 4 13, 13 और 16 29, तो रूट 29 ये हो गया। मैं नीचे वाले भी लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और 3 का 9, ये भी 25 हो गए, ये भी 25 हो गए, तो हो गए 50। तो इस अंडर रूट को मैं यहाँ पे ऐसे दोबारा लगा देता हूँ, अंडर रूट 50। अब ये जो बचा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब लिखा हुआ है लेकिन अब कुछ गुण जोड़ भागी गुणा भाग तो करना नहीं है, इसको सीधा का सीधा उतार देते हैं। 3 आई के, पहले मैं इधर का ये मिटा दूँ, देखो ठीक है, 3 आई के, 4 जे के और 5 के। ठीक है भाई, ये मेरा है ना सी वेक्टर का मान हो गया। एकांक सदिश से ऐसे वेक्टर निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया वेक्टर लिखते कैसे हैं, स्थिति सदिश कैसे लिखी जाती है, आगे मेरी बात समझ में, और यूनिट वेक्टर किस तरह से काम करता है। कल की क्लास में हम बात करेंगे विस्थापन सदिश की, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को गुणा करना। 2 या 3 क्लास इसके कॉन्सेप्ट की आपको लगेगी और 1 या 2 क्लास में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लगातार आपको क्लास मिलने वाली, ये मत सोचना कि सर अभी तो सितंबर आने वाला, इतना लेट कोर्स कैसे होगा। आराम से कोर्स होगा, आपको वीडियो मिलने लग जाएंगे। थोड़े से दिनों बाद, मेरे भी एग्जाम आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में 15 दिन के बाद में आपको 2 वीडियो मिलेंगे। ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा हम लेट है, डिले है, और कॉन्सेप्ट और वीडियो की क्लास यदि हम कॉन्सेप्ट और PYQs का यदि हम वीडियो बनाते हैं, क्लास लेते हैं, तो आगे तक जाने के लिए हमें थोड़ी क्लास को लंबी खींचनी पड़ेगी। लेकिन
लंबी क्लास में बोर हो जाते हैं, इसलिए आपको फिर 10-15 दिन बाद मैं आपको डबल डबल वीडियो मिलने लग जाएंगे, एक सुबह एक शाम को, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। 11th और 12th की पूरी फिजिक्स से आए हुए जितने टॉपिक्स हैं आपके सेकेंड ग्रेड के पेपर में, वो सारे टॉपिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए जाएंगे। ठीक है। हाँ, 11 थोड़ा सा लोगों का कमजोर होता है, इसलिए मैं इस क्लास को इतना लंबा खींच रहा हूँ। अभी मैंने इसलिए इतना बताया क्योंकि वेक्टर 11th और 12th दोनों में काम आएंगे। आगे मेरी बात सुने तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मिलेगा आप एकदम रिलेट करिएगा। पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर अगले वीडियो देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलिएगा यार भाई, लाइक जरूर करिएगा। अच्छा, लाइक करो या ना करो, इसे शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे, मेरी भी मेहनत का जब रिस्पॉन्स आता है। आप कमेंट करिए और मजा आएगा। तो जब आप मेरी मेहनत का रिस्पॉन्स करेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा और मेहनत करने का और मन करेगा। हाँ, आपके साथ कंटेंट में कोई घास नहीं काटी जाएगी, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि हमारा एक ही वादा है, आपको मिलेगा 0 से हीरो वाला लेवल। तो ठीक है दोस्तों, आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। 3 क्लासों में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।